जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। कोरोना काल में एक तरफ लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, दूसरी ओर धनबाद में एम्बुलेंस में शराब की तस्करी हो रही है। एएसपी ने सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर जा रही एक एम्बुलेंस को पकड़ा, जिससे भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से इस एम्बुलेंस से शराब की तस्करी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस आज ये कार्रवाई की। तो पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तरफ एम्बुलेंस जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रही है, जरूरतमंदों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, वहीं तस्कर एम्बुलेंस के जरिए शराब की तस्करी करने में व्यस्त हैं। बताया यह जा रहा है कि इस एम्बुलेंस के जरिए कई दिनों से शराब की तस्करी की जा रही थी और एम्बुलेंस को पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद इस एम्बुलेंस से कई शराब की बोतलें मिली हैं। तो धनबाद में यह मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इन पर आरोप है कि एम्बुलेंस के जरिए ये शराब की तस्करी कर रहे थे और पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। वहीं गाड़ी से यानी कि एम्बुलेंस से कई शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था शराब की तस्करी के लिए। और हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं। संजय, पूरा मामला क्या है और कब से आखिर इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल शराब तस्करी के लिए किया जा रहा था? पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि जो ये एम्बुलेंस आज पकड़ में आई है, इससे के द्वारा जो है सो लगातार शराब तस्करी की बात आ रही थी, जिसके बाद से आज पुलिस को एक कंफर्म जब सूचना मिली तो जिले के एसएसपी जो है एएसपी, उन्होंने पीछा किया और बहुत तेजी से भागते हुए एम्बुलेंस को जगजीवन नगर के पास पकड़ा और जब उनसे तलाशी ले गई तो उसमें से भारी मात्रा में अवैध शराब और साथ ही साथ 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि अभी तक हिरासत में लिए गए लोगों से जानकारी लेने का प्रयास पुलिस कर रही है कि आखिर ये शराब कहाँ से ला रहे हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं और कौन इसका मास्टरमाइंड है जो इस तरह के एम्बुलेंस, जो कोरोना काल में सबसे जरूरी चीज है, उसको इस तरह के जो तस्करी जैसे चीजों में सामने लाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था शराब की तस्करी के लिए। राजस्थान के झुंझुनू में झारखंड की बेटी के इस सौदे का खुलासा हुआ है। पुलिस के पास पीड़ित जब पहुंची तो उसने बताया कि वो लातेहार जिले की रहने वाली है और उसे 2.5 लाख रुपए में शादी के लिए खरीदा गया था। पीड़ित गर्भवती भी है। शादी के बाद जब उसे घर वाले प्रताड़ित करने लगे तो वो घर से भाग गई। अब वो पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। फिलहाल उसके परिजनों की तलाशी की जा रही है और उसे स्वाधार गृह में रखा गया है। पीड़ित की शादी चूरू कोट में चिमनपुरा गांव के महावीर शर्मा से हुई थी। मेरे को परेशान करते थे, इस चक्कर में मैं भाग जाती थी। मैं परेशान रहती थी। ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ, मेरा 3 साल का लड़का है। इस चक्कर में मैं परेशान रहती थी और मैं भाग जाती थी। मैं घर जाना चाहती हूँ, बस मेरे यहाँ नहीं आई चाहिए। जो भी किया दलाल ने उससे मैं। लॉकडाउन है और ये अपने घर जाना चाहती है। लॉकडाउन खुलने के बाद इसको घर भिजवा दिया जाए। सामान्य महिला समझ के हमने इसको प्रवेश दे दिया। यहाँ ये रह रही है, लगभग 1 माह हो चुका है। लेकिन अब इसने बताया कि इसको दिल्ली के और राजस्थान के झुंझुनू जिले के इलाके के कुछ दलाल मिलकर के 2.5 लाख रुपए में निकटवर्ती गांव में बेच दिया था। बलसीसर थाने के अंतर्गत वो गांव आता है। बोकारो के चांस में कोरोना संक्रमण के दौरान 2 हॉस्पिटल पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर ही देवांश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सिटी केयर हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दोनों हॉस्पिटल पर आरोप है कि कोरोना संकट में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की गई। जब ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच की तो शिकायत सही पाया गया। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को दी गई थी। अब मुख्यालय ने बोकारो उपायुक्त को कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है।
डीसी साहब के थ्रू मुझे मिला और मैंने ड्रग इंस्पेक्टर को ये फॉरवर्ड कर दिया हूँ कि आप कार्रवाई कर सूचित करें, क्योंकि ये ड्रग का मामला है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में सारा पावर है ड्रग इंस्पेक्टर को ही, तो इसीलिए उनको ये दे दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर विभाग को सूचित करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैक्सीनेशन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में सीएम ने पीएम से राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के मुफ्त वैक्सीन देने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को मुफ्त टीका देने के लिए राज्य सरकार के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च कर पाना संभव नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि टीकों की कमी के कारण राज्य में टीकाकरण अभियान को चलाना मुश्किल साबित हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के पत्र पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चिट्ठी से सीएम हेमंत सोरेन के बड़बोलेपन की पोल खुल गई है। बीजेपी के मुताबिक सीएम पहले ही वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने की बात कह चुके हैं, तो फिर पीएम से वैक्सीन के लिए गुहार लगाना कहां तक सही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और जेएमएम ने सीएम का बचाव किया है और कहा है कि केंद्र से मदद मांगना बिल्कुल सही है। और जब ग्लोबल टेंडर करने की जो मुख्यमंत्री बात करता हो, जो सरकार बार बार ये कहती हो और बार बार ये कह रहे थे कि भाई हम 18 से जो ऊपर के लोग हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देंगे, फिर अचानक ये पत्र लिखना ये समझ से बिल्कुल परे है। इसलिए इसमें भी तो हमें लगता है कि शायद एक राज्य के जो मुख्यमंत्री इसी प्रकार से बड़बोलापन था और फिर उन लोगों ने ग्लोबल टेंडर की और बाहर के कंपनी ने कहा कि हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो हमें लगता है कि इस कारण से ये लोग जैसा सोच रहे थे कि बाहर से हम यूं ही ऐसी खरीद बिक्री करेंगे जो धंधा चलता है, शायद उसमें जब इनको लगा कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं है तब ये लोगों ने नया रास्ता चुना है और इस प्रकार के लोग पत्र लिख रहे हैं। यह देश संघीय ढांचे पर टिका है और फेडरल स्ट्रक्चर की सुप्रीम बॉडी आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अगर अपनी पीड़ा को फेडरल स्ट्रक्चर के सुप्रीम बॉडी से अगर आग्रह करते हैं तो ये जायज है। देखिए, प्रधानमंत्री जी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गुहार लगाई है और ये समझ के गुहार लगाई है कि 35,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया था वैक्सीनेशन के लिए। तो जब आपने बजट में प्रावधान किया था तो वो राज्यों को मिलना चाहिए। अब हम 1100 करोड़ रुपया या 1200 करोड़ रुपया कहां से लेकर के आएंगे। तो वैक्सीन पर सियासत तेज है, लेकिन लोहरदगा से जो तस्वीर सामने आ रही है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया है। एक तरफ जहां वैक्सीन को लेकर देश भर में सियासत तेज है, वैक्सीन के लिए लोग गुहार लगा रहे हैं, वहीं लोहरदगा में जागरूकता की कमी के चलते लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि मेडिकल टीम लोगों को वैक्सीन देने के लिए लगातार इंतजार कर रही है और लोग टीका लेने नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों के रवैये से जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक परेशान हैं। लोगों को स्थानीय भाषा में भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी टीका लेने के लिए ग्रामीण तैयार नहीं है। बाहर गांव वैक्सीन सेंटर पर उप विकास आयुक्त घंटों बैठे रहे, लेकिन कोई भी टीका लेने के लिए नहीं पहुंचा। हम यहां आपसे अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन से जुड़े किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और वैक्सीन की हर स्तर पर ट्रायल हो चुकी है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगवा चुके हैं। देश की कई बड़ी बड़ी हस्तियां वैक्सीन ले चुकी हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने इसे जीवन के लिए सुरक्षा कवच बताया है। ऐसे वैक्सीन से डर कैसा? व्यापक प्रचार प्रसार किया है। इनकी भाषा में भी, कुड़ुख में और सादरी में हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है। जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि गांव में अभी लोगों में थोड़ा अंधविश्वास है और कुछ लोगों का ये कहना है कि टीका के लेने से हम लोग बीमार हो जा रहे हैं, जो गलत बात है। तो इसको हम लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, सहिया के माध्यम से, और जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के माध्यम से भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये अंधविश्वास टूटे। यहाँ देखिए सर, हम लोग तो जाके कल भी घूम दिए, आज भी प्रयास किए, लेकिन वो लोग जाते हैं घर तो घर में नहीं रहते हैं वो लोग, तो हम लोग किसको पकड़ के लाए। इसी कारण से ना हम लोग तो भी परेशानी है आदमी से। घर घर जा रहे हैं आप लोग? हाँ, और फिर भी अभी जा रहे हैं।
घर घर जा रहे हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे। नहीं, ताला लोग रहता है तो लोग कहाँ निकल के चल जाते हैं पता नहीं लगता। और अगली खबर रांची के इटकी से है, जहां आरोग्यशाला में करोड़ों की दवाएं और जांच किट मिली हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से रखी रखी एक्सपायर दवाइयां कर गई हैं और एक्सपायर हुई दवाएं 1-2 करोड़ की नहीं बल्कि कई करोड़ की हैं। इनमें से ज्यादातर दवाएं 2010 में ही एक्सपायर कर चुकी हैं। एक्सपायर हुई दवाओं में से अधिकतर का निर्माण साल 2005 से 2007 के बीच का है और 2008 से 2010 के बीच ये दवाएं एक्सपायर कर गईं। आपको बता दें कि 2005 में आरोग्यशाला परिसर में राज्य मलेरिया सेल की स्थापना की गई थी और यहां दवाओं का भंडार बनाया गया था। यहीं से राज्य के सभी जिलों में दवाएं भेजी जाती थीं। 2008 में यहां से मलेरिया सेल को नामकुम ले जाया गया, लेकिन दवाओं की चिंता किसी को नहीं रही। भंडार में ही दवाओं को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। दवाओं में क्लोरोक्विन टैबलेट, मलेरिया की पारा हिट रैपिड टेस्ट, स्टीवानेट स्ट्रेट दवाएं शामिल हैं। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने आरोग्यशाला का निरीक्षण करने के दौरान ये दवाइयों की खेप देखी। तभी WC वार्ड में करोड़ों रुपए की मलेरिया की एक्सपायर्ड दवाएं वहां पड़ी हुई थी, जिस पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने कहा कि आरोग्यशाला में बहुत बड़ा खेल हुआ है और करोड़ों का दवा मंगाकर मरीजों के बीच बांटा नहीं गया और रखी रखी दवाएं एक्सपायर कर गईं। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस तरह से पूर्व में यहाँ पर खेल हुआ है तो साफ जग जाहिर लगता है। यहाँ पर आपको सारा चीज़ों को देखना, आपको वहाँ पर तकरीबन करोड़ों का दवा, वो 1 करोड़ नहीं, हमको लगता है 4-5 करोड़ का दवा, मलेरिया का दवा है, TB का दवा है। जब दवा ये सब लिया गया तो रोगियों पर बांटा क्यों नहीं गया? और जब जितना आवश्यकता था उतना ही ना दवा मंगाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक दवा मंगा करके आप उसको एक्सपायरी घोषित करवाइए। तो जिन दवाओं से हजारों लोगों की जिंदगी बच सकती थी, उन दवाओं की बर्बादी पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि 2010 से अब तक किसी का ध्यान इस पर क्यों नहीं गया? स्वास्थ्य विभाग से इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों हुई? सवाल ये भी है कि मलेरिया सेल शिफ्ट हुआ लेकिन दवाओं को क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? इतनी बड़े पैमाने पर दवाएं यहां पर कैसे पड़ी रह गईं? और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग इतना लापरवाह क्यों हो गया है और क्यों स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस तरह की लापरवाही देखने को मिली? दवाओं की बर्बादी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इटकी आरोग्यशाला में करोड़ों रुपए की दवा की बर्बादी के लेकर सूबे में सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने जहां तत्कालीन मधु कोड़ा से लेकर शिबू सोरेन सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं और मामले की जांच की मांग की है, तो कांग्रेस ने दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन बाद के कालखंड में जब मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने, अर्जुन मुंडा को हटाकर, और फिर शिबू सोरेन, फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, तो ये जो कालखंड है राज्य की जनता भली भांति जानती है कि मधु कोड़ा से लेकर शिबू सोरेन तक के शासनकाल में किस तरह से सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी और उसी का नतीजा है कि सारी दवाएं गोदाम में रखे रखे ही खराब हो गई। इटकी के यक्षमा आरोग्यशाला में दवाइयों की बर्बादी का मामला बेहद गंभीर है और चिंतनीय है। झारखंड जैसे राज्य जहां जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग इस प्रकार से अगर अधिकारियों के लापरवाही के कारण हो तो उन पर कार्रवाई तो निश्चित की जानी चाहिए। और मैं मांग भी करता हूं सरकार से कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो जिससे कि जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग को रोका जा सके। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से हर कोई परेशान है। डॉक्टरों के मुताबिक तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास तेज कर दिया गया है। कोडरमा में बच्चों के बेहतर इलाज के लिए चाइल्ड कोविड केयर हॉस्पिटल लगभग बनकर तैयार है। खास बात यह है कि इस हॉस्पिटल को स्पेशल रूप में डिजाइन किया गया है। अस्पताल में बच्चों की रुचि और मनोरंजन के अनुसार दीवारों को कार्टून और अन्य कलाकृतियों से सजाया गया है।
लिए बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं रहना है। अब प्रशासन के पास और सभी निजी अस्पतालों में तैयारियां पूरी हैं और इसकी तैयारी पूरी करने के लिए प्रशासन और निजी अस्पताल पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। जिले के जो पेडियाट्रिक्स के जो डॉक्टर्स हैं, हमारे एसएनसी यूनिट्स के डॉक्टर्स हैं, जिले का स्वास्थ्य विभाग है, उनकी हम लोगों ने संयुक्त बैठक की थी और उसमें अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कोविड को लेके, उसको अगर पेडियाट्रिक्स वार्ड में कन्वर्ट कराना है, बच्चों को लेकर तैयार करना है, तो किन किन नए इंफ्रास्ट्रक्चर की, नए संसाधनों की या फिर बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं उनको कौन कौन सी दवाइयों की आवश्यकता होगी, इसका असेसमेंट कर लिया है। एलोपैथ को लेकर बाबा रामदेव की बयानबाजी के विरोध में रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने ब्लैक बैच बांधकर अपना विरोध जताया है। हालांकि इस दौरान रिम्स में मरीजों के इलाज में कोई रुकावट नहीं आई। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विकास ने कहा कि वे आयुर्वेद के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कोरोना काल में एलोपैथी डॉक्टरों के लिए किए गए प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता। लोगों की जान बचाई है और ऊपर से हमें ऐसा सुनने को मिलेगी कि हम बचा नहीं सकते हैं किसी को, अपनी जान देकर के नहीं बचा सकते, तो देश तो लगता है। सिमडेगा के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टीकाकरण वैन शुरू होने से वैक्सीनेशन में मदद मिलने लगी है। अब घर के नजदीक टीकाकरण की सुविधा मिलने से ग्रामीण भी काफी खुश हैं और वे परिवार के साथ वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। टीकाकरण वैन के जरिए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने लगी है। फिलहाल जिले में 10 टीकाकरण वैन हैं और डीसी ने इसे जल्द और बढ़ाने की बात कही है। उनकी टीम के द्वारा ये हम लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ ब्लॉक हेडक्वार्टर या जिला हेडक्वार्टर में हम नहीं चला के सभी ब्लॉक में एक एक स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद वो जो है कोने कोने तक जाके लोगों को सुविधा देगी कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत लीजिए, यहाँ पर वैन आपके यहाँ पहुँचेगी, हम लोग आपको प्रेरित करेंगे, समझाएंगे, आप तैयार हैं, तुरंत लीजिए वैक्सीन। प्रखंड बानो के प्रशासन द्वारा आज गुजगा राजेश्वर गाँव में टीका कार्यक्रम में मैं अपनी स्वेच्छा से टीकाकरण के लिए आई। मेरे साथ मेरे परिवार वाले भी आए हैं और मैं सबसे अपील करूंगी कि वो भी टीका लें। कोरोना के संकट काल कई लोगों के लिए समाज सेवा का अवसर लेकर आए हैं। उन्हीं में एक हैं घाटशिला के सुरेंद्र कौर, जो कोरोना काल में घूम घूम कर लोगों की मदद करती हैं। सुरेंद्र कौर का एक बेटा न्यूजीलैंड में रहता है। उसने भारत में लॉकडाउन की बात सुनी तो मदद करने की ठानी। मदद के लिए वो लगातार भारत रुपए भेज रहा है। इन पैसों को उसकी मां जरूरतमंदों में बांटती हैं। सुरेंद्र कौर के साथ पंचायत सदस्य निर्मला सिंह भी साथ रहती हैं और जरूरतमंदों की लिस्ट बनाकर लोगों को घर घर मदद पहुंचाती हैं। पैसा इकट्ठा करके भेजते हैं जितना भी हो सकता है, तो उसका माध्यम से हम जितना हो सकता है महीना में जितना राशन बांट सकते हैं बांटते हैं। पिछला साल से शुरू किया है। भगवान का दया से बीच में थोड़ा 2-3 महीना बंद कर दिए थे क्योंकि लॉकडाउन खुल गया था, तो उसके बाद फिर अभी जो लॉकडाउन फिर चालू हुआ तो इसमें फिर हम लोग सोचें कि कुछ फिर किया जाए। इनका हक है, क्योंकि जैसे भगवान का दिया हुआ अगर इंसान के पास है तो लोगों को मदद करना चाहिए। इससे किसी का कोई घटता नहीं है और बढ़ता ही है। कौन से मंदिर के यहाँ पर आए थे? है आपका हनुमान मंदिर के पंडित जी आए थे आपका, और ब्लॉक वाले जो शिव जी मंदिर है वहाँ पे आए थे। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 1 अंतर्गत माइनोप आउटसोर्सिंग में आदिवासी रैयत मानो देवी और मनसा टुडू के समर्थन में दर्जनों आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासियों का आरोप है कि रैयत से कंपनी के कर्मचारियों ने मारपीट की थी। इसके विरोध में आदिवासियों ने बीसीसीएल आउटसोर्सिंग प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और आदिवासियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। पूरे मामले में डीएसपी ने कहा कि रैयत आदिवासी रैयत बीसीसीएल की जमीन को अपना बताते हैं, लेकिन जांच के बाद जमीन के दस्तावेज बीसीसीएल को मिले हैं। 220 एकड़ 81 डिसमिल लिया है, जबकि उसको 2015 से उसको आवेदन दे रहे हैं। सभी जगह दे हैं, कोई ऐसा जगह नहीं छूटा है। 2015 से लेकर के 16, 17, 18, 19, 20, 21 आज 2015 से आज 21 हो गया।
अभी तक कुछ नहीं दिया है। हम लोग को मांग जब तक नहीं पूरा होगा तब तक मतलब हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अब BCCL अपना नहीं तो ले जाओ, नहीं तो जमीन खाली कर दो, नहीं तो हमको जितना मांग करते हैं उतना पूरा करो। अचानक 30-40 व्यक्ति जिसमें महिला पुरुष सभी शामिल हैं, अचानक मानव का गेट को ऊपर से हम के अंदर से खोला गया और सबको अंदर में प्रवेश किए हैं और हमारे अटेंडेंस कलेक्टर वगैरह को मारा पीटा किया है और जब हम लोग को बाहर निकाला गया है।